हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी जो है तैयारी आने वाले जो एग्ज़ाम की सोमवार को जो आपका लगा हुआ है पेपर इंग्लिश का, उसकी भी तैयारी आपकी जो है बहुत ही ज़बरदस्त हो रही होगी। तो कल के एग्ज़ाम के लिए, कल के इंग्लिश पेपर के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके लिए अपना मॉडल पेपर थर्ड जो है लेकर आया हूँ, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही सटीक क्वेश्चंस के साथ में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। यदि आप हमारी इस क्लास को देख रहे हैं भैया, तो लास्ट तक जरूर है इस क्लास को देखना, क्योंकि यहाँ से अधिकतर आपके क्वेश्चंस फंसने वाले हैं। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके यहीं से फंसने वाले हैं। यदि आपने क्लास नहीं देखी तो बहुत पछताना पड़ेगा। बस आपको 3 कॉन्सेप्ट कॉपी करने हैं, देखना है, पढ़ना है और फिर कल जा कर के छाप देना है। ठीक है, 70 में 70 आपके पूरे नंबर आएंगे, 70 में 70। ठीक है, यदि आप हमारे जो है क्लास को विधिवत रूप से देख रहे हैं और हमारे बताए गए जो है क्वेश्चंस को आपने जो है तैयार कर लिया है बेहतरीन तरीके से, तो आपके जो है नंबर कहीं जाने वाले नहीं हैं। तो हम जो है आपकी मार्क्स को और मजबूत बनाने के लिए आपके लिए बहुत ही सुंदर सी क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास, झक्कास क्लास लेकर आए हुए हैं। और लास्ट तक देखिए, उसके पहले फटाफट क्लास को शेयर करिए। ठीक है, लाइक करिए। अगर हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर के इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, आपकी जो है आज ये अंतिम क्लास है इस सेशन की, क्योंकि ये जो है कल आपका इंग्लिश का पेपर है, उसके बाद इंग्लिश से आपका टाटा गुड बाय हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर आपके कुछ और सब्जेक्ट बचेंगे जो आपकी जो है उसकी तैयारी करनी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और देखते हैं कि आपके कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं A to Z मॉडल पेपर थर्ड की तरफ। ठीक है, चलिए ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पार्ट ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें क्या होगा, आप जो है इसको अच्छे से रीड करेंगे, केयरफुली जो है पैसेज को पढ़ना है और उसके बाद में जो है इसके द्वारा एमसीक्यूज जो दिए गए हैं उनके उत्तर देना है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि दिस इज अ ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न दैट इन ऑल मैटर्स द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक, द एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड द एक्सट्रीम नेगेटिव आर ऑलवेज सिमिलर। व्हेन द वाइब्रेशंस ऑफ लाइट आर टू स्लो वी डू नॉट सी देम, नॉर डू वी सी देम व्हेन दे आर टू रैपिड। तो दिस इज अ ग्रेट लेसन, ये जो है बहुत ही बड़ा सबक है फॉर ऑल ऑफ अस, हम सभी लोगों के लिए, टू लर्न सीखने में। तो हम सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीख है कि इन ऑल मैटर्स, हर मामले में, द टू एक्सट्रीम्स, 2 चरम सीमाएं, आर अलाइक, एक जैसी होती हैं। 2 चरम सीमाएं एक जैसी होती हैं। ठीक है भैया मेरे, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं कि द एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड द एक्सट्रीम नेगेटिव। एक्सट्रीम जो पॉजिटिव होता है, अर्थात जो चरम जो होती है पॉजिटिव सकारात्मक होती है, और द एक्सट्रीम नेगेटिव और जो चरम नकारात्मक होती है, आर ऑलवेज सिमिलर, ये हमेशा एक जैसे होते हैं। व्हेन द वाइब्रेशन ऑफ लाइट्स आर टू स्लो, जब वाइब्रेशन मतलब कंपन ऑफ लाइट, प्रकाश की, जब प्रकाश की कंपन आर टू स्लो, बहुत ही धीमी होती है, तो वी डू नॉट सी देम, तो हम देख नहीं पाते। नॉर और ना ही डू वी सी देम व्हेन दे आर टू रैपिड, और ना ही हम उनको देख पाते हैं जब वो बहुत तीव्र होते हैं। रैपिड का मतलब होता है तीव्र। सो इसलिए विद साउंड, जो ध्वनि होती है, व्हेन वेरी लो, जब ये इसकी ध्वनि काफ़ी स्लो होती है, काफ़ी धीमी होती है, इन पिच इसकी जो है गति, तो वी डू नॉट हियर इट, तो हम इसे सुन नहीं पाते। और व्हेन वेरी हाई, और जब इसकी ध्वनि काफ़ी तीव्र होती है, तो वी डू नॉट हियर इट आइदर, तो तब भी हम इसको नहीं सुन सकते या नहीं सुन पाते। ऑफ लाइक नेचर इज द डिफरेंस बिटवीन रेसिस्टेंस एंड नॉन रेसिस्टेंस। अब ये क्या दे रखा है, ऑफ लाइक नेचर। ऑफ लाइक नेचर मीन्स क्या होता है कि एक प्रकृति का एक प्रकार है। ठीक है, डिफरेंस मीन्स क्या होता है, विभिन्नता है, बिटवीन रेसिस्टेंस एंड नॉन रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस बोले तो कि प्रतिरोध, और नॉन रेसिस्टेंस बोले तो अप्रतिरोध के बीच का। ठीक है, तो जो प्रतिरोध और अप्रतिरोध के बीच का अंतर है वो भी इसी प्रकार का है। वन मैन, एक व्यक्ति, डज नॉट रेसिस्ट, वो प्रतिरोध नहीं करता। ठीक है, वो प्रतिरोध नहीं करता, बिकॉज, क्योंकि ही इज़ वीक, वो कमज़ोर होता है, लेजी, आलसी होता है, एंड कैन नॉट, द अदर मैन नोज दैट ही कैन स्ट्राइक एन इरिसिस्टिबल ब्लो इफ़ ही लाइक्स।
तो दूसरा व्यक्ति जानता है कि यदि वह चाहे तो एक ऐसा प्रहार कर सकता है जिसे रोका नहीं जा सकता। यट फिर भी ही नॉट ओनली डज नॉट स्ट्राइक, फिर भी जो है वह ही नॉट ओनली, वह ना तो केवल स्ट्राइक करता है, प्रहार करता है, बट ब्लेसेस हिज एनिमीज, बल्कि वो अपने जो एनिमीज होते हैं, शत्रु होते हैं, ब्लेसेस उनको आशीर्वाद भी देता है। द वीक, कमज़ोर व्यक्ति, हु शोज नॉन रेसिस्टेंस, कमज़ोर व्यक्ति जो अप्रतिरोध को दिखाते हैं, इज ऑप्रेस्ड, वो उनका दमन होता है, उनका उत्पीड़न होता है। वाइल, जबकि द स्ट्रॉन्गर, जो मजबूत लोग होते हैं, जो बलवान होते हैं, वन कमिट्स अ सिन, वो पाप करता है इफ़ ही ऑफर्स रेसिस्टेंस, यदि वो जो है प्रतिरोध करता है। तो जबकि जो बलवान प्रतिरोध करता है तो वह पाप करता है। चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड इफ़, हम जो है किसी ध्वनि को नहीं सुन पाते तो क्या होता है। इट इज़ लो, इट इज़ टू लो जब बहुत ही धीमी होती है, इट इज़ टू हाई जब बहुत ही तेज़ होती है आवाज़, या इट इज़ टू नॉइसी जब बहुत ही ज़्यादा आवाज़ होती है, बोथ ए एंड बी। तो अगर हम इसके जो है ऑप्शंस की बात करें, ठीक है, इसमें हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे दे रखा है देखो कि विद साउंड, when very low in pitch we do not hear it और when very high we do not hear it either। तो जब वह आवाज़ जो है काफ़ी तीव्र होती है और काफ़ी धीमी होती है, हम दोनों कंडीशंस में हम उसे सुन नहीं सकते। तो इसमें अगर हम ऑप्शन देखें करेक्ट आंसर का तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा भैया डी, बोथ ए एंड बी। मतलब कि इट इज़ टू लो जब ये काफ़ी धीमी हो, या इट इज़ टू हाई जब ये काफ़ी तीव्र हो, हम दोनों कंडीशंस में हम आवाज़ को क्लियरली नहीं सुन पाते। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है द टू एक्सट्रीम आर अलाइक मीन्स, ये जो दो एक्सट्रीम्स हैं, ये जो दो चरम हैं वो किसके समान हैं। दो चरम सीमाएं एक समान हैं, इसका अर्थ बताना है। एक्सट्रीम पॉजिटिव इज़ बेटर देन एक्सट्रीम नेगेटिव, कि अत्यधिक सकारात्मकता अत्यधिक नकारात्मकता से बेहतर है। या फिर एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ नॉट गुड, किसी भी चीज़ की अधिकता इज़ नॉट गुड, अच्छी नहीं होती। या वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ सिचुएशंस, या ऑल ऑफ द अबव। आपको बताना है, फटाफट इसका आंसर देना है। ठीक है, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को इसका आंसर मिल गया होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को इसका जो है आंसर मिल गया होगा। अधिकतर क्या होता है कि जब चार ऑप्शन दिए होते हैं ना, हमारे बच्चों का कहना है कि जो बड़ा वाला ऑप्शन हो वही सही होता है। उनका लॉजिक तो देखो पहले कि द टू एक्सट्रीम आर अलाइक मीन्स, और भाई ये बात जो है सच भी है कहीं ना कहीं देखा जाए तो। हमारे जो प्यारे विद्यार्थी हैं ना, उनका कहना है कि सर जो चार ऑप्शन होते हैं उसमें जो बड़ा होता है वही इसका आंसर होता है। तो अगर हम इसमें ऑप्शन की बात करें तो वो ऑप्शन नंबर थर्ड है, ऑप्शन नंबर सी, वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ सिचुएशन। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ सिचुएशन। आप देखेंगे विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो, स्लो का अपोजिट बताना है। स्लो मीन्स क्या होता है, धीमा, और यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं, रेसिस्ट, रैपिड, लेजी और स्ट्राइक। देखो आपको बता दूं कि ये जो आपका अपोजिट दे रखा है ना, यहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा फंसते हैं, यहीं पे आकर के आप लोग ज़्यादा फंसते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है। तो हो सकता है आपको इसका आंसर पता हो सकता नहीं है, लगभग पता ही होगा। बट क्या होता है कभी कभी जो है कुछ ऐसे क्वेश्चन फंस जाते हैं जिसमें आप लोग काफ़ी जो है परेशान हो जाते हैं, कहते हैं सर ये मेरी सबसे बड़ी समस्या है। तो बात करें अगर हम रेसिस्ट की, तो रेसिस्ट मीन्स होता है विरोध करना। ठीक है, रैपिड मीन्स होता है तेजी से, और लेजी मीन्स तो आपको पता ही है आलसी होता है, और स्ट्राइक्स मीन्स क्या होता है, हड़ताल करना या जो है प्रहार करना। ठीक, तो अगर हम स्लो की बात करें, स्लो मीन्स होता है धीमा, तो इसका जो अपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा, रैपिड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, अब आपकी ये अनसीन पैसेज के जो क्वेश्चन थे वो हो जाए ख़त्म। इसके बाद में स्टार्ट होते हैं ग्रामर क्वेश्चंस। कह रहा है कि आई स्पेस देयर विद माई पेरेंट्स। ठीक है, आई स्पेस देयर विद माई पेरेंट्स। अब इसमें क्या बताना है आपको, जो है फिल इन द ब्लैंक्स करना है, मतलब ब्लैंक्स को फिल करना है, जो इसका राइट आंसर होगा। ग्रामेटिकल क्वेश्चंस हैं, थोड़ा जो है ध्यान देकर आपको इन क्वेश्चंस को करना होगा। तो क्या कह रहा है कि आई स्पेस देयर विद माई पेरेंट्स, अगर हम यहाँ पे विल गो लगा देते हैं तो क्या होगा, आई विल गो देयर विद माई पेरेंट्स, मैं वहाँ अपने माता पिता के साथ जाऊँगा। ठीक है, ये भी सही है।
आई वेंट, मैं गया, देर वहाँ, वेयर विद माई पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ, ये भी सही है। हैड गॉन, जा चुका था, ये भी सही लग सकता है। ऑल आर करेक्ट। अगर हम देखें तो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा भैया वो क्या होगा, ऑल आर करेक्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑल आर करेक्ट, ठीक है, ऑल आर करेक्ट। इसके बाद देखेंगे रीअरेंज करना है। रीअरेंज में देखेंगे, हमने आपको पहले ही बता रखा है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पे फोकस करना है, उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब हो तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद में मेन वर्ब आएगा, ठीक है भी मेरे, और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट। देखो दरअसल बात ये है कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट और के अफर्मेटिव में और प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में ये हेल्पिंग वर्ब आपको देखने को नहीं मिलती, लेकिन जैसे नेगेटिव इंटीग्रेटिव सेंटेंस आ जाते हैं वहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब दिख जाती है। तो अगर हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलें तो माई टॉयज लव्स टू शेयर हिज ब्रदर, यहाँ पे माई टॉयज तो ऑब्जेक्ट है, ये आपका होगा नहीं, ऑप्शन गलत हो गया। ब्रदर लव्स हिज टॉयज टू माई शेयर, यहाँ पे सब्जेक्ट दे रखा है, वर्ब भी दे रखा है, लेकिन जो आपका ऑब्जेक्ट है ये बीच में दे रखा है, यहाँ पे टू माई शेयर, यहाँ पे आपका ये लॉजिक नहीं बन रहा है। माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज, तो माई ब्रदर मेरा भाई हो गया आपका सब्जेक्ट, लव्स हो गया आपका मेन वर्ब, टू शेयर आपका हो गया इन्फिनेटिव और हिज टॉयज हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा भैया सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड। ये भी आपकी एक बड़ी समस्या है, ये भी बहुत बच्चों की जो है समस्या है कि इसमें क्या होता है कि आपको स्पेलिंग करेक्शंस के लिए जो वर्ड दिए जाते हैं ये आपके लिए परेशानी का सबब बनते हैं। तो इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गलत वर्तनी वाला है। अबाउंडेंस का मतलब होता है प्रचुरता, अटेंडेंस का मतलब होता है उपस्थिति, एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकृति, और एक्वेस्टेंस मीन्स होता है परिचित, ठीक है। अगर हम बात करें इसके आंसर्स की, देखो अबाउंडेंस का मतलब क्या होता है, अबाउंडेंस का मतलब होता है प्रचुरता, ठीक भैया मेरे, एक एक वर्ड का मीनिंग भी जान लेंगे, ये आपके आगे काम आ सकता है। हाँ वो कैब आपकी जो है अच्छी होनी चाहिए, प्रचुरता, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, प्रचुरता होता है। अबाउंडेंस मीन्स क्या होता है भैया, अटेंडेंस सॉरी, उपस्थिति होता है, उपस्थिति, उपस्थिति, ठीक है। और एक्सेप्टेंस मीन्स तो आपको पता होगा स्वीकृति होता है, ठीक। और एक्वेटेंस मीन्स क्या होता है, परिचित। तो अगर हम इसमें बात करें कि स्पेलिंग मिस्टेक्स की, तो जो अबाउंडेंस दे रखा है यहाँ पे ध्यान देंगे, आपका ई नहीं होना चाहिए, करेक्ट स्पेलिंग इसकी होती है अबाउंडेंस, मतलब ABUNDANCE, अबाउंडेंस, ये इसकी राइट स्पेलिंग होती है। तो आपका जो इसमें ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर, आंसर जो आपका होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ही जम्प्ड द वेल टू सेव द ड्राइविंग गर्ल्स। ही जम्प्ड वो कूद गया, कहाँ कूद गया, इनटू, इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा इनटू, ठीक है, इनटू द वेल टू सेव द ड्राइविंग गर्ल, तो डूबती हुई लड़की को बचाने के लिए वो कुएं में कूद गया। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इनटू की, तो इनटू जो है जब कोई वस्तु बाहर होती है और उसके बाद वो अंदर जाती है तो वहाँ पे इनटू का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, 9 से 10 जो आपका जो है पैराग्राफ बेस्ड MCQ क्वेश्चन है, जो आपकी प्रोज से लिया गया होगा। आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर सन। मैंने अपनी कविता को ख़त्म किया एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, और यह कविता काफ़ी सुंदर थी। इट वॉज अबाउट, ये किसके बारे में थी, मदर डक, मादा बदक के बारे में, एंड फादर सॉन, और एक नर हंस के बारे में थी, विथ 3 बेबी डकलिंग्स, जिसके 3 जो है बच्चे थे। हु वर बीटन टू डेथ, जो बीटन टू डेथ, बीटन टू मीन्स कहता है काट करके मार डालना, काट करके मार दिए गए थे, टू बाय द फादर, अपने पिता के द्वारा, बिकॉज दे क्वैक टू मच, वे बहुत बोलते थे। लकली मिस्टर कीसिंग टूक द जोक द राइट वे। अब सौभाग्य से, लकली मतलब सौभाग्य से, मिस्टर कीसिंग जो थे इन्होंने टूक द जोक द राइट वे, इन्होंने मेरी बात को जो है सही ढंग से समझा, मजाक में नहीं। दे क्वैक टू मच, दे क्वैक्ड टू मच, वे बहुत अधिक बात करते थे, ठीक है। कहाँ पहुँच गए, सॉरी, ही रीड द पोएम टू द क्लास, उन्होंने ये कविता क्लास में पढ़ी। एडिंग हिज वॉन कमेंट्स, उसमें अपने कमेंट्स, अपनी टिप्पणियाँ भी जोड़ी।
एंड टू सेवरल अदर क्लासेस, और कुछ अन्य कक्षाओं में भी कविता पढ़ी एज वेल भी। सिंस देन, तब से आई हैव बीन अलाउड, मुझे अनुमति मिल गई टू टॉक, बात करने की, एंड हैव नॉट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और मुझे कोई भी अतिरिक्त होमवर्क भी नहीं दिया गया। अब आपका क्वेश्चन है, इन एनीज पोयम द डकलिंग एंड फादर स्वान सिंबलाइज, कि एनी की कविता में बतख के बच्चे और पिता हंस ये किसका प्रतीक हैं? जो बतख के बच्चे हैं, बतख के बच्चे, देखो ये जो कविता लिखी गई थी वो क्या है, वो सिंबलाइज करती है एनी को। जो डकलिंग्स हैं, ठीक है, डकलिंग्स हैं मतलब बच्चे हैं, तो एनी भी क्या थी, एक बच्ची थी। और फादर स्वान जो हंस, नर हंस था, उसकी जो है उसको सिंबलाइजेशन अगर हम करें तो मिस्टर कीसिंग, जो कि उसके अध्यापक थे, जो उसको रोक टोक करते थे ज़्यादा बोलने पर। अगर हम पोएम की बात करें तो जो फादर स्वान था ये क्या करता था, अपने जो बेबी डकलिंग थी इनको जो है ज़्यादा बोलने से मना करता था। वैसे ही मिस्टर कीसिंग भी एने को ज़्यादा बोलने से मना करते थे। तो अगर हम राइट आंसर देखें इसमें तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एने एंड मिस्टर कीसिंग। तो डकलिंग्स जो है एने को रिप्रेजेंट करता है और फादर स्वान जो है मिस्टर कीसिंग को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड एने एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज, मिस्टर कीसिंग ने जो है एने को अतिरिक्त होमवर्क दिया था। क्यों? ही हेटेड हर, वो उससे नफरत करते थे, जी बिल्कुल नहीं करते थे। एने वॉज पुअर इन मैथ, एने गणित में कमजोर थी, और ये भी इसका आंसर नहीं है। एने हैड मिसबिहेव्ड विद हिम, एने ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया, या फिर एने टॉक टू मच इन द क्लास, या एने जो है कक्षा में बहुत ज़्यादा बात करती थी। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंडेला स्पेंट, अब यहाँ पे ध्यान देने वाला है भैया, स्पेस ईयर्स इन जेल। हम आपको बता दें, देखो यहाँ पे 27 आपका ऑप्शन दे रखा है। ये डाउटफुल क्वेश्चन है, आपको इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। एक 27 है, 32 है, 30 है, 29 है। यहाँ पे दो ऑप्शन आपके करेक्ट हो सकते हैं। एक तो पहला वाला 27 और दूसरा वाला 30। अगर हम बात करें नेल्सन मंडेला को, तो अकॉर्डिंग टू चैप्टर नेल्सन मंडेला को 1962 में जो है जेल भेजा गया। ठीक है, और इनको जो है 2 साल बाद इनको जो है 2 साल मतलब पहले 2 साल इनको जेल में रखा गया, उसके बाद इनको सज़ा सुना दी गई इम्प्रिजनमेंट की। ठीक है, इम्प्रिजनमेंट की, इनको 2 साल के बाद सज़ा सुना दी गई थी, और इनको जो है 1990 में रिहा कर दिया गया था, लगभग समथिंग 99 में। अगर हम यहाँ के जो है इसमें हम बात करें, सॉरी यहाँ पे 1963 होना चाहिए, ठीक 63 होना चाहिए, तो लगभग 1963। तो इसके अगर हम बात करें अंडर में, तो 1963 को 27 से आपके 28 साल हो जाते हैं, 27 साल। ठीक है, उनको 90 में रिहा कर दिया गया था, तो इनके लगभग हो जाते हैं 27 साल। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो है ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बट चैप्टर में लिखा हुआ है आपका 30 ईयर्स। तो 30 ईयर्स देखो, इनको 2 जेलों में रखा गया था, नेल्सन मंडेला को 2 जेलों में रखा गया था। ये अगर 27 ऑप्शन आपका है, 4 ऑप्शन जो आपको दिए गए हैं और उसमें 27 भी है और 30 भी है, तो आप किस पे टिक करेंगे भैया? 27 पे आपको टिक करना होगा। ठीक है, जो राइट आंसर हो जाएगा 27 हो जाएगा। और यदि आपका जो है 32 है, 30 है, 29 है, 28 है, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको किस पे क्लिक करना होगा? 30 पे क्लिक करना होगा। ठीक, अगर आपके चारों ऑप्शन में दोनों आ गए 30 एंड 20, तो आप 27 पे करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, महासिर इज़ फाउंड इन कुर्ग। अब महासिर जो है वो क्या है? महासिर है ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश। ठीक है, अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, ये कावेरी नदी में पाई जाती है, और कावेरी नदी कहाँ बहती है? कुर्ग में। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, द बस कंडक्टर वाज अ, जो बस कंडक्टर था वो किस टाइप का व्यक्ति था? रूड था, सेल्फिश था, जॉली था, स्ट्रेंज था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जॉली। द बस कंडक्टर वाज अ जॉली मैन, हंसमुख मिजाज का व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 से 15 आपका स्टेंजा बेस्ड है। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंग योर सोल्जर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्टेड अमांडा। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द स्पीकर इन द अबव लाइन्स? उपरोक्त पंक्तियों में स्पीकर कौन है? ये बातें कौन कह रहा है? अब देखेंगे, अमांडा के पेरेंट्स कह रहे हैं, अमांडा के पेरेंट्स कह रहे हैं, खासकर तो उनकी माता कह रही हैं, लेकिन यहाँ पे हर मदर का यहाँ पे कोई ऑप्शन है नहीं, तो आपको क्या करना होगा? मदर को पेरेंट्स के अंतर्गत भी अंडर में रखना होगा। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही आंसर हो जाएगा। द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज, स्पीकर जो है वक्ता इस तरह से बात कर रहा है क्योंकि अमांडा इज एन अनरूली गर्ल, या अमांडा रिमाइंस अनटाइडी, या इंस्ट्रक्शंस कैन मेक अमांडा बिहेव बेटर, या फिर ही वांट टू स्कॉल्ड अमांडा। तो हमारे जो है
स्टूडेंट्स के कहे के अनुसार कि सर 4 ऑप्शन में जो सबसे बड़ा ऑप्शन हो वही इसका आंसर होगा। तो ये लॉजिक दोबारा भी सही हो रहा है आज की क्लास में। ऑप्शन नंबर सी, इंस्ट्रक्शंस कैन मेक अमांडा बिहेव बेटर। जो निर्देश दिए जा रहे हैं अमांडा को, वो उसे और बेटर बना सकते हैं, उसके बर्ताव में और जो है अच्छाई ला सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपना 16 और 17 और 16, 17 और 18। It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest because अब ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट बना करके रखने का जो लोभ था, जो लालच था, वो क्या था? मिसेस पैम्फ्री डिड नॉट वांट ट्रिकी बैक। मिसेस पैम्फ्री जो है वापस नहीं चाहती थी कि वो ट्रिकी उसका वापस आए, या फिर ट्रिकी डिड नॉट क्रिएट प्रॉब्लम्स, या ट्रिकी जो है कोई समस्या नहीं क्रिएट करता था, या ट्रिकी वाज नॉट रिकवरिंग फास्ट, ट्रिकी जो है तेज़ी से रिकवरी नहीं हो रहा था, या फिर मिसेस पैम्फ्री सेंट अ लॉट ऑफ इटेबल दैट द डॉक्टर इंजॉयड। तो हमारे बच्चों के कहने के अनुसार सर जो चारों में से जो सबसे बड़ा ऑप्शन होगा वही इसका राइट आंसर होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही है। ये तीसरा ऐसा लॉजिक पड़ रहा है कि जो आपका बड़ा आंसर है, बड़ा ऑप्शन है, वही आपका राइट आंसर है। मिसेस पैम्फ्री सेंट अ लॉट ऑफ इटेबल्स दैट द डॉक्टर इंजॉयड। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। अनिल टॉट हरी सिंह। अनिल ने हरी सिंह को सिखाया, क्या सिखाया भैया? कुक एंड राइट सिखाया, कुक राइट एंड ऐड नंबर सिखाया, राइट कुक एंड ऐड नंबर सिखाया। तो हमारे जो विद्यार्थी हैं उनका कहना है कि सर जो बड़ा ऑप्शन हो वही इसका राइट आंसर हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, कुक राइट एंड ऐड नंबर्स। चलिए, द बुक गिफ्टेड टू एवरिट्स बाय हिज मदर वाज। जो बुक एवरिट को दी गई थी उसकी माता के द्वारा, वो बुक कौन सी थी? द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज, या द हिस्ट्री ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज, द ट्रैवल्स ऑफ बटरफ्लाइज, या द ट्रैवल ऑफ मोनार्क 10। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क 10। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं 19 एंड 20। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब्स मटिल्डा। तो इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन ऐसा है जो मटिल्डा के बारे में बताता है? पहला कह रहा है रिच ब्यूटीफुल फैशनेबल, मतलब धनी सुंदर और फैशनेबल। फैशनेबल तो आप जानते ही होंगे। बी फैशनेबल एम्बिशियस मिडिल क्लास, फैशनेबल है महत्वाकांक्षी है मध्यम वर्ग से है। या फिर सी एम्बिशियस मिडिल क्लास सेटिस्फाइड, महत्वाकांक्षी है मध्यम वर्ग से है लेकिन संतुष्ट है। या फिर रिच डिससेटिस्फाइड या एम्बिशियस, धनी है असंतुष्ट है या महत्वाकांक्षी है। तो इसका अगर हम राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, फैशनेबल एम्बिशियस मिडिल क्लास, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज, भोली को स्कूल भेजा गया क्योंकि हर फादर फेल्ट कंपेल्ड टू डू सो। भोली को जो है स्कूल भेजा गया क्यों? क्योंकि उसके पिता को एक ऐसा करने के लिए विवश होना पड़ा। या फिर हर मदर वांटेड टू हर टू गेट एजुकेटेड, या उसकी माता चाहती थी कि वो शिक्षित हो। या एवरीबॉडी एल्स सेंट हिज डॉटर्स टू स्कूल, या सब लोग अपनी पुत्रियों को स्कूल भेजना चाहते थे। या इट वाज नेसेसरी फॉर हर मैरिज, या फिर उसके विवाह के लिए आवश्यक था। तो अगर हम इसमें आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा भैया? ए। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एमसीक्यूज यहाँ से आपके होते हैं ख़त्म, और अब हम जो है आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चंस को आगे देख लेते हैं। इसके बाद में आपका जो है पार्ट बी रीडिंग स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद आपका पार्ट बी रीडिंग स्टार्ट हो जाता है। तो इस पैराग्राफ को पढ़ना है और इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के उत्तर देने हैं। तो पहले हम पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। कह रहा है पॉल्यूशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। जो प्रदूषण है वो आधुनिक समाज की वन ऑफ द बिगेस्ट सबसे बड़ी समस्याओं में से एक प्रॉब्लम समस्या है ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, आधुनिक समाज की। तो प्रदूषण आधुनिक समाज की समस्याओं में से एक है, मतलब सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। इट हैज़ बिकम अ सीरियस थ्रेट टू द हेल्थ ऑफ लिविंग बीइंग्स। इट हैज़ बिकम अ सीरियस थ्रेट, ये एक इट हैज़ बिकम ये बन चुका है, अ सीरियस थ्रेट एक गंभीर खतरा बन गया है, टू द हेल्थ स्वास्थ्य के लिए, ऑफ लिविंग बीइंग्स जीवित प्राणियों की, या जीवित प्राणियों के स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा बन गया है। द मेन टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस आर, द मेन टाइप्स जो मुख्य प्रकार के जो पॉल्यूशन हैं, जो प्रदूषण है वो कौन कौन से हैं? वो हैं एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण, सॉइल पॉल्यूशन, मृदा प्रदूषण, एंड नॉइस पॉल्यूशन और ध्वनि प्रदूषण। अमॉन्ग देम एयर पॉल्यूशन इज़ द मोस्ट हार्मफुल। इनके बीच में या इनमें से जो वायु प्रदूषण है सबसे ज़्यादा
खतरनाक है, बिकॉज क्योंकि इट डायरेक्टली अफेक्ट आवर लंग्स, क्योंकि ये सीधे हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है। फैक्ट्रीज, व्हीकल्स एंड बर्निंग्स ऑफ गार्बेज आर द मेन कॉजेज। फैक्ट्रीज जो होती हैं, व्हीकल्स होते हैं, एंड बर्निंग ऑफ गार्बेज, और जो कूड़ा करकट जो जलाया जाता है, आर द मेन कॉजेज, वो इसके मेन कारण है, मुख्य कारण है। टू रिड्यूस पॉल्यूशन, प्रदूषण को कम करने के लिए पीपल मस्ट प्लांट मोर ट्रीज, लोगों को और अधिक पेड़ लगाने चाहिए। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करना चाहिए। एंड फॉलो इको फ्रेंडली हैबिट्स, और इको फ्रेंडली हैबिट्स का जो है पालन करना चाहिए, अर्थात पर्यावरण के अनुकूल आदतों का पालन करना चाहिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। आधुनिक समाज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आधुनिक समाज की सबसे बड़ी समस्या है, देखिए पहली लाइन में दे रखा है, यहाँ से उत्तर आपको कहीं ज़्यादा ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। पहली लाइन लिखा है पॉल्यूशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। तो ये जो आपका आंसर है पॉल्यूशन से लेकर के मॉडर्न सोसाइटी तक, ठीक है, ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है। व्हाट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, तो आप लिखोगे पॉल्यूशन इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। तो व्हाट की जगह पे आपको सिर्फ क्या कर देना है, पॉल्यूशन कर देना है, सिर्फ पॉल्यूशन और कुछ नहीं, वर्ड को हटा करके पॉल्यूशन। पॉल्यूशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन है नेम द 4 मेन टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। अब यहाँ पे लिखेंगे, देखिए द फोर मेन टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, और उसके बाद में लिखना है आर, और फिर यहाँ से लिख देना है एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन एंड नॉइस पॉल्यूशन। यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। जो 4 प्रकार के प्रदूषण है वो कौन कौन से हैं भैया, एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, सॉइल पॉल्यूशन है एंड नॉइस पॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन है विच पॉल्यूशन इज द मोस्ट हार्मफुल एंड वाई। कौन सा प्रदूषण सबसे ज़्यादा खतरनाक है और क्यों। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो यहाँ पे लिखा हुआ एयर पॉल्यूशन इज द मोस्ट हार्मफुल बिकॉज इट डायरेक्टली अफेक्ट आवर लंग्स। तो एयर पॉल्यूशन से लेकर के लंग्स तक ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है कौन सा, ये एयर पॉल्यूशन से लेकर के लंग्स तक। लास्ट में कह रहा था अपोजिट ऑफ हार्मलेस। हार्मलेस मीन्स क्या होता है, नुकसानहीन, अर्थात जिससे में कोई क्षति ना हो, नुकसान ना हो, इसका अपोजिट पूछ रहा है। तो आप लिख दोगे क्या भैया, आप इसका आंसर दे दोगे हार्मफुल, ठीक है भैया, आप इसका आंसर दे दोगे हार्मफुल, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर Write a letter to the district magistrate to ban the use of loudspeaker during the board examination। तो बोर्ड एग्जामिनेशन के दौरान जो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, लाउड स्पीकर जो हो रहा है, उससे क्या हो रहा है कि उससे जो है उसके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक कंप्लेंट लेटर लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे भैया, आप चाहें तो 3 लाइनों में अपना एड्रेस भी डाल सकते हैं, उसके बाद डेट मेंशन कर सकते हैं, और फिर आप जो है टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फिरोजाबाद ये सब लिख सकते हैं, या फिर आप सीधे डायरेक्टली 2 से इसको लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यहाँ पर 2 लिख देंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कर देंगे, उसके बाद फिरोजाबाद इसका एड्रेस हो गया, और फिर डेट है 20 जनवरी 2026। उसके बाद में क्या करना है आपको, सब्जेक्ट, एक लाइन छोड़ करके आपको क्या करना भैया, ये लाइन छोड़ करके आपको सब्जेक्ट डाल देना है। सब्जेक्ट क्या है, बैन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर, ये कहीं और से नहीं आएगा, ये आपके क्वेश्चन में ही लिखा होता है, ठीक। ये आपका हो गया सब्जेक्ट। तो बैन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन। अब उसके बाद लिखेंगे सर या मैम। रिस्पेक्टेड सर, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, कि मैं कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई बोर्ड एग्जाम, मैं अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा, खींचना चाहूँगा, टूवर्ड्स डिस्टर्बेंस, उस परेशानी की तरफ, क्रिएटेड बाय लाउड स्पीकर, जो लाउड स्पीकर के द्वारा जन्म ले रही है। ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन के दौरान, ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन के दौरान जो समस्या लाउड स्पीकर से उत्पन्न हो रही है, मैं आपका ध्यान उस तरफ केंद्रित करना चाहूँगा। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं कि दैट फरवरी, जो फरवरी है, फरवरी टू मार्च, फरवरी से मार्च इज़ द ड्यूरेशन ऑफ बोर्ड, ये बोर्ड के एग्ज़ाम के दिन होते हैं। देयर आर मैनी फंक्शंस गोइंग ऑन इन आवर
हुड। और उसी समय मैनी फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन कार्यक्रम गोइंग ऑन चल रहे होते हैं इन आवर नाइबरहुड, हम सबके पड़ोस में। एंड लाउड स्पीकर्स आर यूज इन हाई वॉल्यूम्स, और जो लाउड स्पीकर हैं वो काफ़ी हाई वॉल्यूम्स, काफ़ी तेज़ वॉल्यूम से बजाए जाते हैं। सो आई एम अनेबल टू कंसंट्रेट एट माई स्टडी, इसलिए मैं अपने जो है अध्ययन पर ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, टू काइंडली पुट द बैन ऑन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग बोर्ड एग्जामिनेशन टाइम, परीक्षा के दौरान, परीक्षा के समय के दौरान लाउड स्पीकर को बंद कराने की कृपा करें। थैंक यू और योर फेथफुल्ली XYZ। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये आपको जो है लेटर लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट इन अबाउट 18 to 100 वर्ड्स। इसके आपके हिंट्स भी दे रखे हैं। देखो, आपको इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट के जो है के बारे में एक जो है आर्टिकल लिखना है, जिसको आप जो है 80 से 100 के बीच में रखेंगे, ठीक है। या फिर अथवा में दे रखा है रिपोर्ट लिख लीजिए साइंस एग्जीबिशन का, ठीक है, विज्ञान प्रदर्शनी इन योर कॉलेज, तुम्हारे विद्यालय में। तो हमारे विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी, ये भी आप लिख सकते हैं, इसके भी आपके हिंट्स दिए हैं। तो हम दोनों के सोल्यूशन देख लेते हैं। पहले देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेट, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेट, ठीक है। इसको बहुत ही अच्छे से समझ लेंगे ताकि आपको जो है थोड़ा जो है समझने में आसानी हो जाए। द इंटरनेट हैज़ बिकम एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर डेली लिव्स। तो जो इंटरनेट है वो हैज़ बिकम, वो बन चुका है, बन गया है, एंड इंडिस्पेंसिबल, एक अभिन्न पार्ट, अंग बन चुका है, ऑफ आवर डेली लिव्स, हमारे जो है दैनिक जीवन का। इंटरनेट हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न भाग बन गया है। ट्रांसफॉर्मिंग हाउ वी कम्युनिकेट, वर्क एंड एंटरटेन आवर सेल्वेज। अब ये क्या करता है, ट्रांसफॉर्मिंग करता है, ठीक है, और कि किस प्रकार हम जो है भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम किस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं, एंड वर्क कर सकते हैं, एंड इंटरटेन अवसर, और अपने आप का मनोरंजन कर सकते हैं। द इंटरनेट सर्व्स एज अ वेस्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। इंटरनेट जो होता है सर्व्स एज अ वेस्ट नेटवर्क, काफ़ी विशाल नेटवर्क, कंप्यूटर के काफ़ी विशाल नेटवर्क को चलाता है। दैट फैसिलिटेट्स वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन। ये जो है हमारे वर्ल्ड वाइड, मतलब विश्वव्यापी जो कम्युनिकेशन होता है, संचार होता है, उसको क्या बनाता है, फैसिलिटेट बनाता है, मतलब सुगम बनाता है। इट कनेक्ट्स पीपल, ये लोगों को कनेक्ट करता है, जोड़ता है, अक्रॉस द ग्लोब, पूरे विश्व भर में। अब अलाउिंग फॉर इंस्टेंट शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, और ये अनुमति देता है शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए, और ये सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए हमें अनुमति भी प्रदान करता है। आइडियाज़, अपने विचारों को भी आदान प्रदान करने की अनुमति देता है। एंड कल्चर्स, और अपनी संस्कृति या सभ्यता को भी विकसित करने में हमारी मदद करता है। द इंटरनेट सपोर्ट्स वेरियस एप्लीकेशन। जो इंटरनेट होता है वो वेरियस एप्लीकेशन, बहुत सारी एप्लीकेशंस में भी हमारा सपोर्ट करती है, इंक्लूडिंग सोशल नेटवर्किंग, जैसे सोशल नेटवर्किंग हो गया, ऑनलाइन एजुकेशन हो गया, एंड ई कॉमर्स हो गया, इनहेंसिंग बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल इंटरेक्शंस। और ये क्या करता है, व्यावसायिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से, दोनों प्रकार से जो है हम लोगों के बीच में इंटरेक्शंस को बढ़ाता है। इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी इज़ प्रोफाउंड। जो समाज पर इसका जो प्रभाव पड़ता है, इस प्रोफाउंड, वो काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। शेपिंग हाउ, शेपिंग क्या करता है, ये जो है शेपिंग, ये आकार देता है कि हाउ, किस प्रकार वी कम्युनिकेट, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं, और लर्न, सीख सकते हैं, एंड कंडक्ट बिजनेस, और अपने व्यापार को जो है तरीके का आकार दे सकते हैं। तो ये रहा आपका इंटरनेट का आर्टिकल, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे, और हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे ही आप जो है हेडिंग डालेंगे आर्टिकल की, चाहे वो कोई भी आर्टिकल हो, उसके नीचे आप बाई ABC जरूर कर देंगे, ठीक है। ये हमने पिछली क्लास में भी बताया था, बाई ABC आप जरूर डाल देंगे, इस चीज़ पर ध्यान अवश्य देना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, दूसरा है अ साइंस एग्जीबिशन इन माई कॉलेज। मेरे कॉलेज में, मेरे विद्यालय में क्या है, साइंस एग्जीबिशन, मतलब विज्ञान प्रदर्शनी। A science exhibition was organized by the science department of our college on 15 February 2026। हमारे विद्यालय के जो साइंस डिपार्टमेंट के लोग थे, जो विज्ञान विभाग के लोग थे, उनके द्वारा 15 फरवरी 2026 को क्या किया गया, ऑर्गेनाइज्ड किया गया, अर्थात आयोजन किया गया, किसका, एक साइंस एग्जीबिशन का, विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। द एग्जीबिशन वाज इनएगोरेटेड बाय द रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल एट 10 AM। जो प्रदर्शनी थी वाज इनएगोरेटेड, उसका उद्घाटन किया गया बाय द रिस्पेक्टेड, हमारे आदरणीय प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य के हाथों द्वारा, एट 10 AM 10 बजे।
Students from various classes exhibited innovative working models on topics such as renewable energy, waste management। तो स्टूडेंट जो विद्यार्थी थे, ठीक है, विद्यार्थी फ्रॉम वेरियस क्लासेस, तो विभिन्न क्लासों के विभिन्न कक्षाओं के जो विद्यार्थी थे, एग्जिबिटेड, उन्होंने क्या करा, एग्जिबिटेड किया मतलब प्रदर्शनी लगाई थी। इनोवेटिव वर्किंग मॉडल्स, अब किस चीज़ की, इनोवेटिव वर्किंग मॉडल्स की, ठीक है, जिसको हम नवीकरणीय ऊर्जा कह सकते हैं। और ऑन टॉपिक सच एज रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी मतलब नवीकरणीय ऊर्जा पर हमारे जो है विभिन्न कक्षाओं के जो विद्यार्थियों ने क्या करा, अपना जो है मॉडल प्रदर्शित किया या एग्जीबिशन किया। देयर वास्ट मैनेजमेंट, वास्ट मैनेजमेंट का मतलब होता है अपशिष्ट प्रबंधन दिखाया, और एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन, और स्पेस जो था, स्पेस अंतरिक्ष, एक्सप्लोरेशन मीन्स होता है अन्वेषण, जैसे विषयों पर इन्होंने क्या किया, एग्जीबिशन दिखाई। फिर से देख लेंगे कि स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस क्लासेस, जो विभिन्न क्लास के जो कक्षाओं के जो विद्यार्थी थे, उन्होंने जो है नवीकरणीय ऊर्जा और अपशिष्ट प्रबंधन और अंतरिक्ष अन्वेषण जैसे विषयों पर अपना जो है मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है। इनोवेटेड वर्किंग मॉडल्स, इनोवेटेड मीन्स क्या होता है, प्रस्तुत करना, वर्किंग मॉडल्स मीन्स क्या होता है, अपने कार्य मॉडल को जो उन्होंने बनाए थे। देयर वाज अ लार्ज गैदरिंग ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की काफ़ी भीड़ थी, पेरेंट्स माता पिता उनके थे, एंड टीचर्स और शिक्षक लोग थे, हु वर वेरी इम्प्रेस्ड बाय द क्रिएटिविटी एंड साइंटिफिक टेम्पर ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, जो वर वेरी इम्प्रेस्ड, बहुत प्रभावित हुए, जो बहुत प्रभावित हुए, किससे प्रभावित हुए, बाय द क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी मतलब होता है कि जो रचनात्मक शैली जो किया गया हो, एंड साइंटिफिक और वैज्ञानिक सोच से, टेम्पर ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, पार्टिसिपेंट मीन्स क्या होता है, प्रतिभागियों की, तो जो प्रतिभागियों की रचनात्मक और वैज्ञानिक सोच से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। द ओवरऑल इम्प्रेशन, ओवरऑल इम्प्रेशन वाज एक्सीलेंट, जो ओवरऑल इम्प्रेशन था, प्रभाव था, वो एक्सीलेंट था, वो काफ़ी आकर्षक था। एंड ऑल विजिटर्स, और जितने भी विजिटर्स थे, यात्री थे, आगंतुक थे, हैड अ हाईली इन्फॉर्मेटिव एंड इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस, उनको काफ़ी जो है ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस, इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस मीन्स कहता है प्रेरणादायक अनुभव प्राप्त हुआ, और हाईली इन्फॉर्मेटिव, वो काफ़ी अत्यंत ज्ञानवर्धक भी प्राप्त हुआ। तो जो लोग हम देखने आए थे, जितने भी यात्री थे, जितने भी आगंतुक थे, उन सभी आगंतुकों को एक अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक अनुभव प्राप्त हुआ। ठीक है। अब इसके आगे हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि रिवराइट द फॉलोइंग बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट। सेंटेंस दे रखा है, इसको किस में चेंज करना है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। कह रहा है रवि सेड, रवि सेड आई हैड अ बैड डे टुडे, इसको हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। रवि सेड का हम सेड ही रखेंगे, रवि सेड, कंजक्शन क्या लग जाएगा भैया, दैट लग जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये रवि के अकॉर्डिंग चेंज जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ही हैड अ बैड, देखिए हैड तो हैड ही रहेगा, हैड अ बैड डे, टुडे को कर देंगे द नेक्स्ट डे, दैट डे में। ठीक, रवि सेड दैट ही हैड अ बैड डे दैट डे। अगला क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, अगला सेंटेंस आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। मिस्टर शर्मा टॉट अस इंग्लिश, यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट हैं, आप अस से भी बना सकते हैं और इंग्लिश से बना सकते हैं, हम आपको 2 तरीके से बना के दिखाएंगे। अस का सब्जेक्ट बनता है भैया वी, ठीक है। उसके बाद टॉट सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है, तो यहाँ पे आप लगाओगे वर, वी वर टॉट, वी वर टॉट इंग्लिश, उसके बाद बाय मिस्टर शर्मा, ठीक है। या फिर आप ऐसे बना सकते हैं कि इंग्लिश वॉज टॉट अस बाय मिस्टर शर्मा, ठीक है, मिस्टर शर्मा। तो
तो दो तरीके से बनाना है आपको, बना सकते हैं आप, चाहे आप ये तरीके से बना लो, चाहे आप इस तरीके से बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद में रीअरेंज करना है, सॉरी पंचुएट करना है। वाई आर यू सो कंसर्नड अबाउट सनाज हेल्थ। इसको क्या करना है, पंचुएट करना है। और पंचुएशन में ध्यान रखेंगे कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और फुल स्टॉप, इनवर्ट कॉमा, सेमीकोलन, सिंगल कॉमा, डबल कॉमा, इन सब चीज़ों का, ठीक है, हाइपन वगैरह इन सबका ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे देखेंगे वाई आर यू सो कंसर्न, यहाँ पे इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द, तो सबसे पहले आपको क्या लगेगा, इनवर्टेड कॉमा लगेगा। उसके बाद क्या करेंगे, वाई लिख देंगे। वाई का पहला अक्षर बड़ा बना हुआ है। वाई आर यू सो कंसर्न अबाउट, सना नाम है तो इसका पहला लेटर बड़ा बना देंगे, सनाज हेल्थ, फुल स्टॉप और कॉमा, सॉरी क्वेश्चन मार्क एंड कॉमा बंद। ठीक, इसके बाद में आपको क्या करना है भैया, इसके बाद में आपको ट्रांसलेट करना है। आपकी जो है शॉर्ट स्टोरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये स्टोरी आपके लिए, कि इलाहाबाद एक प्रयागराज कहलाता है। इलाहाबाद अब प्रयागराज कहलाता है। यह गंगा और यमुना दो नदियों का संगम है। यहाँ प्रदेश का उच्च न्यायालय है। यह जिला अपने अमरूदों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, तो इसको क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। चलिए करते हैं। कह रहा है कि इलाहाबाद अब प्रयागराज कहलाता है। सबसे पहले आप लिखेंगे नाउ, नाउ इलाहाबाद Now Allahabad is called Prayagraj. Is called प्रयागराज। ठीक, उसका यह गंगा और यमुना दो नदियों का संगम है। आगे बनाते हैं सेंटेंस को। तो यहाँ गंगा और यमुना दो नदियों का संगम है। तो सबसे पहले लिखेंगे आप हेयर is the, संगम को इंग्लिश में बोलते हैं कन्फ्लुएंस। Here is the confluence of two rivers, of two rivers। कौन कौन सी नदियां हैं, द गंगा एंड द यमुना। द गंगा एंड द यमुना। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, यहाँ प्रदेश का उच्च न्यायालय है। द हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के लिए लगाएंगे द हाई कोर्ट। द हाई कोर्ट कहाँ का, ऑफ द स्टेट। ठीक है, यहाँ प्रदेश का, तो स्टेट हो जाएगा। ऑफ द स्टेट इज लोकेटेड हेयर, लोकेटेड हेयर। उसके बाद में यह जिला अपने अमरूदों के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला तो हो जाएगा दिस डिस्ट्रिक्ट इज, क्या है भैया, फेमस है, तो प्रसिद्ध है ना, तो फेमस इज फेमस फॉर, अपने अमरूदों के लिए तो हो जाएगा इट्स गुआवाज, इट्स गुआवाज, गुआवाज। ठीक, तो इस तरह से आपकी क्या हो जाएगी, ये क्वेश्चन नंबर जो आपका है ना ट्रांसलेशन का, वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद लिटरेचर पार्ट के, लिटरेचर कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 13 to 14 वर्ड्स ईच। पहला क्वेश्चन है व्हाट एक्स्ट्रा होमवर्क डिड मिस्टर केसिंग गिव एन फ्रैंक फॉर द फर्स्ट टाइम, हाउ डिड शी राइट इट। तो किस
व्हाट एक्स्ट्रा होमवर्क, वो कौन सा अतिरिक्त गृह कार्य था जो मिस्टर कीसिंग एने फ्रैंक को देते थे फॉर द फर्स्ट टाइम, जिन्होंने दिया था फर्स्ट टाइम पहली बार, और हाउ डिड सी राइट इट, और एने ने उसे कैसे लिखा। तो इसका आंसर है मिस्टर कीसिंग्स फर्स्ट एक्स्ट्रा होमवर्क असाइनमेंट फॉर एने वाज एन एसे ऑन द टॉपिक अ चटर बॉक्स। मिस्टर कीसिंग ने जो एने को पहले ही दिन जो अतिरिक्त होमवर्क दिया था वो एक चटर बॉक्स पर था। सी रोट इट क्रिएटिवली प्रेजेंटिंग आर्गूमेंट, उसने जो है उसमें क्या करा, एनी ने इसका उत्तर जो है बहुत ही अच्छे से दिया, ठीक, बहुत ही अच्छे दिया। सी रोट इट, उसने इसे लिखा, क्रिएटिवली प्रेजेंटिंग आर्गूमेंट, काफ़ी जो है क्रिएटिवली आर्गूमेंट के साथ में, ठीक है, प्रेजेंट के साथ में। तो मिस्टर कीसिंग ने जो एनी को पहले ही दिन जो अतिरिक्त गृह कार्य दिया था वो बातूनी विषय पर दिया था, और सी रोट इट क्रिएटिवली, उसने काफ़ी रचनात्मक तरीके से उसे प्रेजेंट किया, उसे प्रस्तुत किया, और आर्गूमेंट के साथ, मतलब तर्क के साथ में उसने तर्क दिया कि दैट टॉकिंग वाज अ फीमेल ट्रेट, कि जो बात करना है, जो बोलना है, वो स्त्रियों का एक ट्रेट है, ठीक है, वो क्या है भैया, ट्रेट है, मतलब गुण है। एंड दैट सी वुड ट्राई टू कीप इट अंडर कंट्रोल, एंड दैट सी वुड ट्राई, और वो प्रयास करेगी, ठीक है, वो कोशिश करेगी टू कीप इट अंडर कंट्रोल, नियंत्रण में रखने की, बट लेकिन कुड नॉट एलिमिनेट इट इंटायरली, लेकिन वो इस चीज़ को पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं कर सकती थी, एलिमिनेट मतलब समाप्त नहीं कर सकती थी, इंटायरली मीन्स क्या था, पूरी तरीके से, एज इट वाज अ स्टूडेंट ट्रेट, क्योंकि ये एक विद्यार्थी का गुण था, ये एक विद्यार्थी का गुण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट वाज इम्पॉसिबल, इसी का जो है अथवा वाला क्वेश्चन है, व्हाट वाज इम्पॉसिबल फॉर अ ब्लैक स्किन मैन इन साउथ अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका में एक अश्वेत व्यक्ति के लिए क्या असंभव था। इसका आंसर है फॉर अ ब्लैक स्किन मैन इन साउथ अफ्रीका इट वाज इम्पॉसिबल टू हैव द सेम राइट्स एंड फ्रीडम्स एज अ वाइट पर्सन। तो दक्षिण अफ्रीका में एक अश्वेत व्यक्ति के लिए इट वाज इम्पॉसिबल, ये असंभव था कि टू हैव द सेम राइट्स, कि उनका भी समान अधिकार हो, एंड फ्रीडम और स्वतंत्रता हो, एज अ वाइट पर्सन, जैसा कि एक श्वेत व्यक्ति का होता है। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब एनेस फीलिंग अबाउट हैविंग अ डायरी, तो डायरी रखने के बारे में एनी की जो है भावनाओं का वर्णन कीजिए। तो एनी फेल्ट सी लैक्ड अ ट्रू फ्रेंड विद होम सी कुड शेयर हर इनरमोस्ट फीलिंग्स एंड सीक्रेट्स। तो एनी को लगा कि सी लैक्ड, कि उसके पास कमी थी, अ ट्रू फ्रेंड, एक सच्चे मित्र की, विद होम, जिससे सी कुड शेयर, वो साझा कर सकती थी, हर इनरमोस्ट फीलिंग्स, अपनी जो है भावों को, अपने गहरे भावों को साझा कर सकती थी, एंड सीक्रेट्स, और अपने रहस्यमय बातों को भी साझा कर सकती थी। सी बिलीव्ड, उसका मानना था कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, कि जो कागज़ होते हैं ना उनमें लोगों से ज़्यादा धैर्य होता है, एंड डिसाइडेड टू ट्रीट हर डायरी, और उन्होंने क्या किया, जो है डिसाइडेड, मन बनाया, टू ट्रीट, रखने का, हर डायरी, अपनी एक डायरी, और उसने डायरी को रखने का फैसला कर लिया। विच सी नेम्ड, जिसका उसने नाम रखा क्या, किटी, जिसका उसने नाम किटी रखा, एज हर बेस्ट फ्रेंड एंड कॉन्फिडेंट, वह उसके सबसे अच्छी दोस्त और विश्वास पात्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भैया बी का अथवा, व्हाट डू यू थिंक वल्ली वाज प्लानिंग टू डू, व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि वल्ली वाज प्लानिंग टू डू, कि वल्ली जो है क्या करने की योजना बना रही थी। इसका आंसर है वल्ली वाज प्लानिंग टू राइड ऑन द बस, वल्ली जो है वो बस की सवारी करने का प्लान बना रही थी, टू गो टू द टाउन, शहर जाने के, तो वल्ली बस से शहर जाने की जो है क्या कर रही थी, प्लानिंग बना रही थी। शॉप अ लिटिल मीन्स क्या होता है, थोड़ी बहुत खरीदारी करने की, एंड देन, और फिर रिटर्न होम, और घर वापस लौटने की, ऑन द सेम बस, ठीक उसी बस से। सी मेटिकुलसली सेव्ड मनी फॉर द ट्रिप बाय रेसिस्टिंग टेम्पटेशन लाइक बाइंग पेपरमेंट्स, टॉयज एंड जॉय राइड्स ऑन द मैरी गो राउंड। तो उसने क्या करा, सी मेटिकुलसली सेव्ड मनी, उसने काफ़ी सावधानी पूर्वक पैसे बचाए, फॉर द ट्रिप ऑफ रेसिस्टिंग टेम्पटेशन, अपने प्रलोभन को बचा करके उसने जो है अपनी यात्रा करने के लिए धन बचाया। जैसे बाइंग पेपरमिंट्स, जैसे पेपरमिंट खरीदना, ठीक, टॉयज खिलौने खरीदना, जॉय राइड्स खरीदना,
ऑन द मैरी गो राउंड और झूले पर जाना। इन सभी मस्तियों से बचते हुए उसने जो है अपने पैसे बचाए इस यात्रा के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे आपके चारों हो गए। इसमें जो है आपको 2 ही करने थे, लेकिन अब 6 में जो आपके 2 क्वेश्चन दिए इसमें आपको 1 करना होगा। इसका पहला क्वेश्चन है कि विच रिवर्स ऑर्गेनेट्स फ्रॉम कुर्ग, कौन सी नदी है जो ऑर्गेनेट्स करती है कुर्ग से, अर्थात कुर्ग से कौन सी नदी निकलती है। डिस्क्राइब, वर्णन करिए हाउ द वाइल्ड लाइफ इज बेनिफिटेड बाय इट, कि किस प्रकार वाइल्ड लाइफ जो था, वन्य जीवन था बेनिफिटेड, इसका इसके लाभ होता था, किस प्रकार वन्य जीवों को इसका लाभ होता था। तो द रिवर कावेरी ऑर्गेनेट्स फ्रॉम द हिल्स ऑफ कुर्ग, कुर्ग की पहाड़ियों से कावेरी नदी जो है निकलती थी। द वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग लार्ज फ्रेश वाटर फिश, और इसमें जो है वन्य जीवों को लाभ होता था, इंक्लूडिंग लार्ज फ्रेश वाटर, जिसमें एक बहुत बड़ी जो है फ्रेश वाटर मछली होती थी, किंग फिशर और स्क्वायरल्स होते थे, लैंगूर्स होते थे एंड एलिफेंट्स होते थे। इनको क्या बेनिफिट्स एज द रिवर, उनको नदी से लाभ मिलता था। इज देयर प्राइमरी सोर्सेज ऑफ वाटर, प्राइमरी सोर्सेज ऑफ वाटर अपने जो है निजी लाभ के लिए, एंड हैबिटेट और अपने निवास के लिए। दे आर सस्टेन्ड बाय इट्स फ्लो थ्रू द रेगिंस डेंस फॉरेस्ट। हाँ, दे आर सस्टेन बाई इट्स फ्लो थ्रू द रेगिंस डेंस फॉरेस्ट, इन घने जंगलों से होकर जो बहने वाली जो नदी थी, ये क्या करते थे, दे आर सस्टेन बाई इट्स फ्लो, वो उसके बहाव में अपना जीवन यापन किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला 6 का बी वाला है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ पीपल ट्री इन द इनलाइटमेंट ऑफ बुद्धा, बुद्धा के जो ज्ञान में जो पीपल के वृक्ष का जो योगदान था उसका वर्णन करिए। ठीक है, उसका जो है उसकी व्याख्या करिए। हाँ, डिस्क्राइब द रोल ऑफ द पीपल ट्री इन द एनलाइटमेंट ऑफ बुद्धा, तो बुद्ध की जो ज्ञान में जो पीपल के वृक्ष की भूमिका थी उसका वर्णन करना है। ठीक है, तो प्रिंस सिद्धार्था मेडिटेटेड अंडर अ पीपल ट्री, जो राजकुमार सिद्धार्थ थे वो क्या करते थे, मेडिटेटेड, उन्होंने तपस्या की थी अंडर अ पीपल ट्री, एक पीपल के पेड़ के नीचे फॉर 7 ईयर्स, 7 वर्षों तक। तो राजकुमार सिद्धार्थ ने 7 वर्षों तक पीपल के पेड़ के नीचे जो है ध्यान किया था। इट वॉज अंडर दिस ट्री, इन्होंने ये ज्ञान इसी पेड़ के नीचे पाया था, इन बोधगया में। दैट ही अटेंड इनलाइटमेंट, जहाँ पर उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, एंड बीकम नॉन एज द बुद्धा, और बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। द ट्री इज दस अ सेंट्रल सिंबल, तब से जो है ये ट्री जो पेड़ था सेंट्रल सिंबल, ये इनका जो है प्रतीक चिन्ह बन गया ऑफ हिज स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इनकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग थी, मतलब आध्यात्मिक जो जागृति थी उसका चिन्ह बन गया था, एंड द बिगिनिंग ऑफ बुद्धिज्म, और बौद्ध धर्म के आरंभ का। ये पेड़ जो है उनकी आध्यात्मिक जागृति और बौद्ध धर्म के आरंभ का एक प्रमुख प्रतीक बन गया था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित किसी भी कविता की 4 पंक्तियाँ लिखिए। डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर, इस प्रश्न पत्र में दी गई पंक्तियों को ना दोहराएं। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree, इस तरह से आपको क्या करना है, 4 लाइनों की कोई भी आपको कविता लिख देनी है जो इस प्रश्न पत्र में ना आई हो। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो आपके सप्लीमेंट्री यानी कि फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से हैं। और राइट द क्वेश्चन नंबर 8 आपका सेंट्रल आइडिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका सेंट्रल आइडिया है। और राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 14 and 15 वर्ड्स। यहाँ पे हमने एक ही सेंट्रल आइडिया लिखी रखी है और इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है, आप इससे जो है याद कर लेंगे, बहुत ही आसान शब्दों में है। The central idea of the fire and ice is that human emotions of desire and hatred ice are as destructive as any natural force. The poem suggests that both emotions, if left unchecked, have the power to bring about the complete end of the world. ठीक है, इसके बाद में आपका जो है क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट हो जाता है। मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि जो आपकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेंट्रल आइडियाज़ हैं, आपको 3 सेंट्रल आइडिया याद करने लिए, अमांडा, द ट्रीज एंड आपको जो है याद कर लेनी है इसकी रॉबर्ट फॉक्स की जो आपकी है डस्ट ऑफ स्नो या फायर एंड आइस, दोनों में से कोई एक। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम में, ये तीनों में से कोई एक पूछी जाएगी। आप इसे याद कर लीजिए और फिर मुझे बताइएगा कि आपकी जो है ये सेंट्रल आइडिया आपके एग्जाम में आई या नहीं आई।
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 13 to 14 वर्ड्स। ये सप्लीमेंट्री यानी कि आपके जो है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से क्वेश्चन दिए गए। हाउ वाज टिकी क्योर्ड बाय द डॉक्टर, डॉक्टर के द्वारा टिकी का इलाज कैसे किया गया। आंसर इसका है द डॉक्टर मिस्टर हैरियट जो डॉक्टर थे टू ट्रिकी टू हिज सर्जरी, वो अपने सर्जरी के लिए इनको क्लिनिक पर ले गए। एंड गिव हिम नो फूड, और उनको कोई भी भोजन नहीं दिया फॉर 2 days, 2 दिनों तक। ओनली वाटर, केवल पानी दिया। ही देन ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस्ड फूड एंड अलाउड ट्रिकी टू प्ले, और फिर धीरे धीरे उन्होंने जो है उनको भोजन देना शुरू किया। एंड अलाउड ट्रिकी टू प्ले, और ट्रिकी को खेलने दिया। एंड एक्सरसाइज विद अदर डॉग्स, और अन्य कुत्तों के साथ एक्सरसाइज अभ्यास करने के लिए दिया। विच हेल्प हिम रिकवर हिज हेल्थ, जिससे जो है ट्रिकी की हेल्थ, जो उसका स्वास्थ्य था, वो रिकवर होने लगता है। क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे, व्हाई डिड एवरेट स्टार्ट टैगिंग द बटरफ्लाइज। एवरेट ने बटरफ्लाइज टैग करना क्यों शुरू किया, अर्थात उन्होंने तितलियों को पकड़ना क्यों शुरू किया। तो एवरेट स्टार्टेड टैगिंग बटरफ्लाइज, एवरेट ने जो है बटरफ्लाइज को टैग करना प्रारंभ किया टू स्टडी देयर माइग्रेटरी पैटर्न्स, अपने जो है पैटर्न का अध्ययन करने के लिए। ठीक है, मिग्रेटरी और पैटर्न्स का मतलब होता है कि जो उनका प्रवासी जो पैटर्न था, तरीका था, उसका अध्ययन करने के लिए उन्होंने बटरफ्लाइज को पकड़ना शुरू किया था। ही वॉज इंटरेस्टेड इन ट्रैकिंग द माइग्रेशन ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज, तो मोनार्क जो बटरफ्लाइज थी, तितलियां थीं, उनके जो प्रवास था उसको जो है ट्रैक करने के लिए, नज़र रखने के लिए उनको काफ़ी रुचि थी। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से है, 2 में से कोई एक करना है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 16 वर्ड्स। राइट अ करेक्ट स्केच ऑफ भोली, भोली का चरित्र चित्रण लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, रट के जाना, ये आपका जो है फंसेगा एग्जाम में। भोली वाज अ सिंपल गर्ल, भोली बहुत ही सीधी सादी लड़की थी। सी वाज वेरी अगली, वो काफ़ी बदसूरत थी। नोबडी लाइक हर, चाइल्ड रैन मेड फन ऑफ हर, कोई भी उसे पसंद नहीं करता था, और ना ही चिल्ड्रन मेड फन ऑफ हर, ना ही उससे कोई मजाक करता था। सी वॉज लव्ड एंड केयर्ड बाय हर टीचर, केवल उसको जो है प्रेम कौन करता था, उसकी देखभाल कौन करता था, उसकी अध्यापिका। हर टीचर इनकरेज्ड हर टू स्टडी, उसकी अध्यापिका ने अध्ययन में, पढ़ाई में उसका जो है साहस बढ़ाती हैं। वॉज वेरी ओबीडियंट डॉटर ऑफ रामलाल, जो भोली जो थी वो काफ़ी जो है ओबीडियंट डॉटर थी, अनुशासित लड़की थी रामलाल की। ही फिक्स्ड हर मैरिज, उन्होंने उसका विवाह फिक्स कर दिया विद एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े व्यक्ति के साथ। बट सी बीकेम रेडी, लेकिन फिर भी वो तैयार हो जाती है। बट व्हेन बिशंबरनाथ डिमांड डावरी, लेकिन जब बिशंबरनाथ ने डावरी की मांग की और दहेज की मांग की, एंड इंसल्टेड हर फादर, और उनके पिता की बेइज्जती की, यानी कि अपमान किया, तो सी रिफ्यूज टू मैरी हिम, तो जो है भोली ने उससे विवाह करने के लिए मना कर दिया। सी बीकेम कॉन्फिडेंट एंड बोल्ड ड्यू टू एजुकेशन, तो शिक्षा के कारण से, ड्यू टू एजुकेशन, शिक्षा के दौरान, शिक्षा के कारण से, शिक्षा की वजह से सी बीकम कॉन्फिडेंट, वो काफ़ी आत्मविश्वासी एंड बोल्ड और साहसी लड़की बन गई। इसका नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डिड ग्रिफिन्स इनविजिबिलिटी कैम टू हिज हेल्प व्हेनेवर ही फाउंड हिमसेल्फ इन ट्रबल, तो बताना यह है कि हाउ डिड ग्रिफिन इनविजिबिलिटी, जो ग्रिफिन की जो इनविजिबिलिटी थी, मतलब कि जो उसका जो है गायब होने का जो तरीका था, उसने जो है ग्रिफिन की किस प्रकार की मदद की। तो जब भी ग्रिफिन मुसीबत में फंस जाता था तो उसकी अदृश्यता उसके कैसे काम आती थी। आंसर है इसका ग्रिफिन्स इनविजिबिलिटी, जो ग्रिफिन की अदृश्यता थी, हेल्प्ड हिम, उसने उनकी मदद की, एस्केप फ्रॉम डेंजरस सिचुएशन, खतरनाक हालातों से बचने में, एंड एवेड कैप्चर बाय अथॉरिटीज़, और क्या किया, एवेड कैप्चर, मतलब कि जो है अवैध तरीके से पकड़े जाने से उसकी जो है मदद करी। व्हेनेवर, जब कभी भी ही फेस ट्रबल, उसे समस्या होती है, और जब भी वो मुसीबत में पड़ता, ग्रिफिन वुड बिकम इनविजिबल, ग्रिफिन जो था वो अदृश्य हो जाता, बाय रिमूविंग हिज क्लॉथ, अपने कपड़े उतार करके, तो वो अपने कपड़े उतार करके क्या हो जाता था, अदृश्य हो जाता था। मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर अदर्स टू सी और कैच हिम, जिससे मेकिंग इट इम्पॉसिबल, असंभव हो जाता था, फॉर अदर्स, अन्य लोगों के लिए, टू सी, देखने में, और कैच हिम, या उसे पकड़ने में, तो उसको देखने या उसे पकड़ने में लोगों के लिए क्या हो जाती थी, ये असंभव हो जाता था। दिस एबिलिटी अलाउड हिम टू एस्केप हिज लैंडलॉर्ड आफ्टर सेटिंग द हाउस ऑन फायर। दिस एबिलिटी, इसी जो है एबिलिटी यानी कि क्षमता ने, अलाउड हिम टू एस्केप, उसे बचाया था, हिज लैंडलॉर्ड, अपने मकान मालिक से, आफ्टर सेटिंग द हाउस ऑन फायर, जब ये घर में आग लगाकर भाग गया था, जब ये घर में आग लगाने के बाद जब वो भाग निकला था, तो इसी क्षमता ने उससे जो है उसकी मदद करी थी।
तो दोस्तों आज की क्लास में आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर जो है आपका इंग्लिश क्लास का था क्लास 10th के लिए, वो आपने जो है देख लिया है। और अब बारी है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे थोड़ा बात कर ली जाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ पे थोड़ा बात कर ली जाए। हमने आपको बताया कि जो है आपको क्या करना है, भोली का करेक्टर स्केच, ठीक है, भोली का करेक्टर स्केच, एनी का करेक्टर स्केच और लैंचो का, या लैंचो की जगह पे जो है इमेंस फेथ इन गॉड, तो लैंचो का जो फेथ था गॉड में, फेथ इन गॉड ईश्वर में, इस पे एक क्वेश्चन आपका जो है फंस सकता है। लैंचो का जो है करेक्टर स्केच या फिर ये फेथ इन और इमेंस फेथ इन गॉड, ये क्वेश्चन अगर दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, एक ही आंसर दे देना है। तो भोली एंड लैंचो। और इसके बाद में आपको ध्यान रखना है मटिल्डा जो है आपकी थी, इनका जो है करेक्टर स्केच पूछा जा सकता है। ठीक, इसके अलावा सेंट्रल आइडियाज़ जो है वो आपको ध्यान रखनी है, अमांडा की ध्यान रखनी है। ठीक है, और अमांडा के बाद में द ट्रीज़ की ध्यान रखनी है, आपको। और इसके अलावा आपका जो है डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो। ये जो आपके सेंट्रल आइडियाज़ हैं इनको आपको कवर अप कर लेना है बहुत ही अच्छे से। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं, अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़ देख लेंगे आप लोग। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़ देख लेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़ या फॉरेस्ट, ठीक। और गेम्स एंड स्पोर्ट्स देख लेंगे, गेम्स एंड स्पोर्ट्स जैसे क्रिकेट मैच। ठीक, इसके अलावा रूल्स ऑफ द रोड देख लेंगे, या फिर जो है एनुअल फंक्शन, ठीक। बिजी मार्केट, विजिट टू अ जू या हिल स्टेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, एनुअल फंक्शंस, बिजी मार्केट, विजिट टू अ जू या फिर हिल स्टेशन, ये पांचों आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप इनको जो है अच्छे से तैयार करके जाइएगा। इसके बाद अगर हम बात करें लेटर्स और एप्लीकेशंस की, तो लेटर्स एंड एप्लीकेशंस में आपको ध्यान रखना होगा टीसी पे एक जो है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आता है। ठीक, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या चेंज सब्जेक्ट, ठीक। और एक चीज़ और ध्यान रखना, मैरिज पार्टी या फिर डिमांडिंग 1000 रुपीज़ फ्रॉम फादर या ब्रदर, ठीक। या इनवाइट हिज फ्रेंड समर वेकेशन, ठीक है, समर हॉलीडेज या समर वेकेशन। तो ये आप जो है एप्लीकेशन और लेटर तैयार करके जाएंगे। इसके अलावा आपका है कि एक एप्लीकेशन आपका आता है, जैसे कि इम्पोर्टेंट है ये भी, इवनिंग गेम्स पे, ठीक है, इवनिंग गेम्स पे और कॉलेज लाइब्रेरी, ठीक है। इतनी चीज़ें आप लोग ये तैयार करके जाइएगा, आएगा इसी में से, ये कॉन्फिडेंटल है, ठीक। जो सेंट्रल आइडिया बताई, जो करेक्टर स्केच बताए, और जो हमने आपको आर्टिकल्स और एप्लीकेशंस बता दी हैं इंपॉर्टेंट्स में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, आप इनको तैयार करके जाइएगा, ठीक है, आप इनको तैयार करके जाइएगा। और एमसीक्यूज़ तो वही होंगे जो राहियंस को बताए गए आएंगे। टोटल पेपर आपका 70 में 70, कहीं बाहर से नहीं आएगा, 70 से 70 नंबर जो है फंस कर आएगा, ठीक है, 70 से 70 नंबर फंसेगा, इतना याद रखना। और बहुत ही केयरफुली आपको पेपर जो है करना है। और कभी कभी क्या होता है कि हम तैयारी बहुत ही टॉप क्लास के जाते हैं और पेपर काफ़ी लो आ जाता है। इसमें क्या होता है, बड़ी खुशी की वजह से जो है जल्दबाजी में जो आसान चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, हमसे गलत हो जाती हैं।
तो इस चीज़ का बेसिकली जो है ध्यान रखेंगे। हमारे इंटर क्लास के कुछ बच्चों ने भी यही गड़बड़ी करी थी कि पेपर इतना इजी आ गया कि वो कंफ्यूज हो गए कि जहाँ पे पेयर अपोजिट पेयर पूछ रहा है वहाँ पे उन्होंने हर एक वर्ड का अपोजिट रख दिया था। ठीक है, तो ये मिस्टेक हाई स्कूल के बच्चों से ना हो कि पेपर इतना आसान आ जाए, इतना आसान आ जाए, इतना आसान आ गया कि आप लोग मारे खुशी के मारे पागल हो गए और जो आता था वो आपने गड़बड़ कर दिया। तो ऐसा भैया ना हो। ठीक है, ये अपनी अंतिम क्लास थी दोस्तों, और जो है अंतिम क्लास थी आपकी, और आगे से आपकी जो क्लासेस होंगी वो कुछ दिन के बाद स्टार्ट होंगी, जो कि आपका पूरा बेस आएगा। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, यदि आप हाई स्कूल से हैं या फर्स्ट ईयर से हैं या इंटर से हैं या आगे अपना कुछ भी तैयारी कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा भैया, इस चैनल पे आपकी ग्रामर, जो ग्रामर होगी भैया वो क्या होगी, बहुत ही डीप तरीके से पढ़ाई जाएगी। ठीक है, डीप तरीके से, जिसमें आपका एक एक लॉजिक क्लियर होगा, छोटी से छोटी चीज़ें जो आपकी जूनियर से लेकर के सीनियर क्लास तक की आती हैं, और उनको मैं बहुत ही डीपली लेकर के आपको जो है पढ़ाने वाला हूं। तो इसलिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करके जो है अपना दोस्तों के साथ में क्लास को शेयर कर दे, ताकि वो भी जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि उनको हमारे क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से आप सभी जो है स्टूडेंट्स को आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करिए, तैयारी करिए। बस आज ही रात आपके पास दिन और रात बचा हुआ है, लगा दीजिए अपनी पूरी ताकत और दिखा दीजिए अपनी क्षमता और अपनी दम। ठीक है, आप जो है 70 में 70 लेके आएंगे, ऐसा मेरा जो है आशीर्वाद है आप सभी को, हमारे राहियंस को, और जो अभी भी हमसे नहीं जुड़े हैं या हमको देख रहे हैं उनको। तो हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत जो है बेस्ट ऑफ लक है, बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं। आप चाहिए और अच्छे तरीके से अपना पेपर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद। अब जो है फिर मिलेंगे कुछ दिन के बाद में अपनी जो है नई क्लास को लेकर के, नई बैचेस के साथ में। तब तक के लिए चलते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास को देखने के लिए और हमारी क्लास को शेयर करने के लिए।